स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। और आज हम ऐसा ही प्रश्न पत्र के कुछ जो प्रश्न हैं 50 प्रश्न देखेंगे। इसको हम 2 खंडों में लेते हैं हमेशा। घंटे का हो गया था, तो बहुत से विद्यार्थियों के संदेश थे कि गुरुदेव इतना लंबा जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं तो कई बार ऐसा वो हो जाता है कमेंट के साथ। तो आज हम थोड़ा सा, मैं केवल इसकी व्याख्या पे ही ध्यान रखूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर देते जाएं, मैं दृष्टिपात करता जाऊंगा, लेकिन आपसे व्यक्तिगत संवाद करने के बजाय सामूहिक संवाद मैं इसमें रखूंगा। ठीक है, जैसे प्रश्न आया हमने उत्तर पहचाना, कारण कि हर खंड से 9-9, 10-10 प्रश्न आ जाएंगे, तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और थोड़ा सा वक्त हमें इसमें कम लेना हो। आगे बढ़े, ठीक है, बिना कोई वक्त गंवाए। और आइए पहले प्रश्न से मिलते हैं हम। होगा आपने, ठीक है, गलत कौन सा होगा? देखिए, देवी धन ऐश्वर्य, दिव्यश्वर्य यण संधि है, तो यह तो एकदम सही होगा। ठीक है, देवी धन ऐश्वर्य, हाँ, उच्चारण की शुद्धि का पूरा ध्यान रखना है मेरे प्रभु कि इसको ऐश्वर्य पढ़ देते अपन। ऐश्वर्य, ये ए नहीं है, ये ऐ है। देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य, तो क्या हुआ? दिव्यश्वर्य। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति, स्वस्ति, देखो स्वधन अस्ति नहीं होगा, सुधन अस्ति, तो उत्तर यही हो गया। गलत कोई तो छांटना था। सुधन अस्ति यण संधि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, शिष्यभ्यः स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु। आप सबका कल्याण हो। ये ऋग्वेद का स्वस्ति मंत्र। सु मानी अच्छा, अस्ति मानी हो, अच्छा हो, मंगल हो। ठीक है, तो स्वस्ति में संधि होगी यण, सुधन अस्ति। यहां गलत पूछा था, गलत हमने छांट लिया। अगले उदाहरण भी देख लेते हैं हम। महाधन उत्सव, महोत्सव, गुण संधि है, आ और उ का मेल हुआ है और क्या बना है? ओ। और मधवरी, मधुधन अरि यण संधि, अरि मानी शत्रु, तो मधवरी शब्द किसका नाम हुआ? भगवान विष्णु का नाम हुआ। मधवरी किसका नाम हुआ? विष्णु का नाम हुआ। मधु एक राक्षस था और अरि मानी शत्रु। और अरि में यदि मैं मात्रा बढ़ी कर दूं तो अरि का क्या अर्थ होगा? संबोधन। जैसे कोई बच्ची अपनी सखी को बुलाए, अरे यहाँ है ना, अरे, ठीक है, संबोधन हो गया। देखना शब्द क्रीड़ा, देखना, यदि मैं लिख दूं आरी, जिद, हाँ, और यदि मैं इसमें मात्रा दीर्घ कर दूं आरी, तो वो काटने का औजार जो होता है ना सुथार के पास, ठीक है, कारपेंटर के पास, ठीक है, बढ़ई के पास। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या बात है, वाह वाह, धन्यवाद, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए अगला प्रश्न, बड़ा सरल प्रश्न है और ये तो सबका सही होगा। सरयूर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरयूर्मी का, ठीक है, और ऊर्मी के उदाहरण तो हमने कक्षा में आपको बहुतेरे करवाए हैं। सरयू धन ऊर्मी, दीर्घ संधि। सरयू नदी है जो अयोध्या जी में वहां प्रवाहित होती है ना, सरयू के घाट, ठीक है, और ऊर्मी मानी लहर, विची, हिलोर, तरंग, ये पर्यायवाची हो गए। ठीक है, और यहां भी देखो शब्द क्रीड़ा करते अपन। तरंग मानी लहर और तुरंग मानी घोड़ा, तरंग मानी लहर और तुरंग मानी घोड़ा। और यहां भी और हम शब्द आपको बताएं, कुरंग, कुरंग मानी हरिण, कुरंग मानी हरिण, और कुंजर, कुंजर मानी हाथी। एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे शब्द, सम्मोचारित भिन्नार्थक शब्द 4, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, कुरंग हरिण और कुंजर हाथी। गंग तरंग प्रवाह चले तो कूप को नीर पियो न पियो, और यदि हृदय रघुनाथ बसे तो किसी और को नाम लियो न लियो। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द की संधि सही है? बोलो, कौन से शब्द की संधि सही? इस बार सही पूछा है प्रभु, सही कौन सा है? मतलब 3 गलत है, 1 सही है। आइए देखते हैं कौन सी सही है। पौष धन अन, पौषण, नी धन स्नात, निष्णात, मुनि धन इंद्र, मुनेन्द्र, पौधन अन, पवन। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न में हल्का सा आपको डाउट होगा।
पहले तो पहला उदाहरण देखें, आप देखोगे ये सही लग रहा है लेकिन ये सही नहीं, यहाँ श हलंत होना चाहिए, हलंत होता तो ये सही हो जाता। मुनि धन इंद्र मुनिंद्र दीर्घ संधि होती, ठीक है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब आपको ये दोनों सही प्रतीत हो रहे होंगे। निधन स्नात, निष्णात सही है और पोधन अन पवन भी सही है, लेकिन कुछ विद्वान संस्कृत के नियम लगाकर इसको पोधन अन पवन करते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सी परीक्षाओं में पोधन अन पवन स्वीकार किया गया है, तो मैं यहाँ बोनस देता हूँ आपको। और यहाँ कौन सा नियम लगा ये भी मैं समझा देता हूँ। निधन स्नात, स्वर के बाद दंतेश हो तो दंतेश का मूर्धन्यश है, स्वर के बाद दंतेश हो तो दंतेश का मूर्धन्यश है, और मूर्धन्यश के बाद नय हो तो नय का अण है। आपको नियम बताया हुआ ना, व्यंजन में 11वां नियम बताया था हमने आपको, री रे और मूर्धन्य श के बाद नय हो तो नय का अण होता है, और उसकी विशेष पोजीशंस भी हमने लिखवाई थी। और ये नियम तो हमने कई बार देखा, स्वर के बाद अंत्यश हो तो मूर्धन्य श, मतलब एक ही शब्द में दो संधि प्रवृत्त हो रही है, ठीक। हाँ, कई विद्यार्थी पवन को लेकर के जी पवन पूधन अन पवन मानते हैं संस्कृत के नियम लगा करके, लेकिन हिंदी के अंदर उसकी व्याख्या का कोई उपाय नहीं है, और पोधन अन भी कई परीक्षाओं में स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं व्याख्या करते हुए, ठीक है। देखो, अभी तक तो हम 7वें प्रश्न में पहुंचे। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? मैं रीट वालों को क्यों कहता हूं ऐसा ही प्रश्न पत्र हल करूं? मैं पटवार वालों को क्यों कहता हूं? क्योंकि जब मैं आपका रीट का पेपर हल करवाता हूं तो संधि का प्रश्न आता है 1, ठीक है, और यहां संधि के प्रश्न आए हैं 9, और प्रत्येक में 4 विकल्प तो 36, पूरे 36 तो नियम नहीं है संधि के अंदर, तो हर नियम से एक एक उदाहरण आ गया तो याद हो जाएगा सब कुछ, इसलिए उपस्थित रहें और पढ़ें, ठीक है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत पूछा है। विश्वधन मित्र, विश्वामित्र सही है। हाँ, स्वर संधि के अन्य नियमों में पहला नियम जो लिखाया था उसमें पहला उदाहरण विश्वामित्र लिखवाया हुआ आपको। और अहन धन रात्र, अहोरात्र, क्या होगा? अहोरात्र, ठीक है। हालांकि अहन धन रात्रि होता है वैसे तो ये, लेकिन रात्र गलत नहीं माना जाएगा, रात्रि शब्द रूपांतरित होकर के रात्र में बदल जाता है। और श्रावण, श्रव धन अन, श्रावण औ का औ बना अयादि संधि से, तो ये तो तीनों सही है, लेकिन मूसलाधार, मूसलाधार का संधि विच्छेद मूषलधनधार होता है, ना कि मूसलाधनधार होता है। जहां आपको नोटबुक में हमने विश्वामित्र लिखवा रखा है उसी के नीचे मूसलाधार भी लिखवा रखा है। दीन धननाथ, दीनानाथ, उत्तर धनखंड, उत्तराखंड, प्रतिधनकार, प्रतिकार, प्रतिधनघात, प्रतिघात, ठीक है। बाहुबली देखी ना आपने, उसमें कटप्पा कहता प्रतिघात के लिए तैयार रहे। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे जो कक्षा की चर्चाएं हैं ये याद रहती है कि हाँ गुरुदेव ने वो उदाहरण दिया था क्या, ये मैंने इसलिए कहा, देखना। तभी मैं कह रहा हूं कि आप यदि ये प्रश्न पत्र भी हल कर रहे हो ना, पूरी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। प्रतिधनकार, वैसे अमूमन आप इस शब्द को यूं लिखे हुए देखते होंगे प्रतिकार, लेकिन इसके दोनों स्वरूप सही माने जाते हैं। इसमें मात्रा दीर्घ भी की जाती तो प्रतिकार, क्योंकि जब हम प्रतिकार बोलते हैं तो उच्चारण में मात्रा का दीर्घ आता है, समय दुगना लगता है, प्रतिकार किया जाए, प्रतिकार, ठीक है। प्रतिघात, प्रतिघात, ठीक है। तो उच्चारण में दीर्घ का आभास होता है। दीर्घ माने जिसको बोलने में समय कितना लगे, दुगुना, ठीक है। तो इसके दोनों स्वरूप सही होता है, प्रतिघात और प्रतिघात। अब देखो अपना प्रश्न हल करते करते व्याकरण की व्याख्या में उलझ जाते हैं। खैर, इसका उत्तर डी होगा। आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, आपके उत्तर मैं आज कमेंट पे अधिक ध्यान न देते हुए व्याख्या, क्योंकि आनंद आएगा, आप एक रस हो जाओ, एक निष्ठ हो जाओ और आत्मावलोकन करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि ये प्रश्न पत्र काफी बड़ा होता है ना, ठीक है। देखो 8वें में पहुंचे अभी तक तो। अत्युत्तम में कौन सा समास है? बोलो महाराज। ये तो बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, बोलो बोलो। अत्युत्तम शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। आपको कह रखा है जहां पहला पद उपसर्ग दिखे वहां अव्ययीभाव होता है, कुछ को छोड़ करके। हाँ, ऐसा नहीं कि आप इसी को आधार मान लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, उपसर्ग जो है ना वो कई बार विशेषण की अवस्था में आता है, विशेषण की भूमिका निभा देता। कैसे? जैसे समझाएं आपको, ये हिंदी के व्याकरण के जो द्वंद्व हैं वो आपके सामने स्पष्ट करके आपको निर्द्वंद्व बना दे। सुपुत्र, सुपुत्र में भी उपसर्ग तो है, सु उपसर्ग ही तो है, लेकिन यहां ये क्या बन करके आया है? विशेषण बन करके आया है।
सु है जो पुत्र, सु मानी अच्छा है जो पुत्र, तो यहाँ ये विशेषण है, इसलिए समास भी कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। अब कोई विद्यार्थी ये रट ले, हालांकि हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी नहीं, उनके सामने तो पूरी चीज़ स्पष्ट हो रखी है, लेकिन यूट्यूब चैनल पर तो बहुत से बाहर के विद्यार्थी भी तो जुड़े हुए हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, हम मन में रट लेते हैं, नोट्स में लिखा हुआ होता है या पढ़ा दिया जाता है कि उपसर्ग आते हैं वही भाव कर देना। उपसर्ग तो मेरे प्रभु यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, कर्मधारय हो गया है। ठीक है, जैसे और उदाहरण दे दें हम आपको, जैसे हमने एक शब्द दे दिया आपको अनुमति, अनुमति शब्द दे दिया। अब अनु में भी पहला पद तो उपसर्गी है, लेकिन अनुमति शब्द रूढ़ अर्थ में किसके लिए चलता, आज्ञा के लिए चलता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए समास कौन सा हो जाएगा, इसमें बहुरी समास हो जाएगा, क्योंकि अनुमति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मति के अनुसार। क्या होगा, मति, बुद्धि के अनुसार। अब मान लीजिए कक्षा में मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कक्षा में हम अध्यापन करवा रहे हैं, किसी विद्यार्थी ने कहा गुरुदेव हमें घर जाना है, तो हम ये कहेंगे ऑफिस में जो है ना सर बैठे हैं, उनसे अनुमति ले लें। अब हमने क्या कहा, ऑफिस में सर बैठे हैं उनसे अनुमति ले लें, तो अनुमति का हमने क्या अर्थ लिया है, या आज्ञा, जबकि अनुमति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बुद्धि के अनुसार कि तेरे जच्चे वो कर। शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ, लेकिन हमारे कहने का सेंस क्या था, ऑफिस से आज्ञा लो आप। ठीक है, तो अनुमति शब्द का रूढ़ अर्थ जो है वो क्या होता, आज्ञा, इसलिए पहला पद उपसर्ग है, लेकिन समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वरना तो मैं व्याख्याओं में उलझ जाऊंगा तो प्रश्न पत्र हल नहीं हो पाएगा। फिर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा, जरा देखिए, गौर फरमाइए। धनुर्बाण, अंधकूप, शरणागत, भरपेट, बताइए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा। पहला उदाहरण दिख रहा है आपको, धनुर्बाण, धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण, और ये भी द्वंद्व के भी यदि मैं उपभेदों की बात करूं तो इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व का। बाकी तीन की चर्चा भी कर दें हम यदि, भरपेट में कौन सा होगा, भरपेट में अव्ययभाव समास, पेट भर। शरणागत, शरणागत में तत्पुरुष, हाँ तत्पुरुष हो जाएगा, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, शरण को आगत। अंधकूप, अंधा है जो कूप, तो कर्मधारय हो गया, कूप की विशेषता बता दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बात है, वाह, साधु साधु। देखिएगा अगला प्रश्न, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, नहीं को रेखांकित कर लो। 3 सही है, 1 गलत है, कौन सा होगा, मैं पढ़ देता हूं है, ताकि थोड़ा सा अपन गति से बढ़ पाए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री सही है जी। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, सही है जी। ठीक है, वज्रायुद्ध, वज्र का आयुद्ध है जिसके, लिखवाया हुआ ये शब्द है, ये नहीं है, सभी शब्द लिखवाए हुए हैं। आयुद्ध मानी हथियार, वज्र का हथियार है जिसके पास। वज्र किसका हथियार है, वज्र हथियार है इंद्र का, देवराज इंद्र का, मेघराज इंद्र का। ठीक है, वज्र हथियार है, और ये वज्र किसकी हड्डियों से बना था, ये महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था। और तो ये तीनों तो सही है, लेकिन भ्रष्टाचार शब्द का यहाँ द्वंद्व दे रखा, विग्रह गलत कर रखा। भ्रष्ट है जो आचार, ये कर्मधारय में जानना चाहिए था, इन्होंने विग्रह गलत कर दिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यह गलत है। पूछा था, गलत पूछा था, 3 सही है। आगे बढ़े, हाँ ठीक है, क्या बात है। आप आत्मावलोकन करते जाइएगा, मैं अधिक चर्चा न करके केवल व्याख्या करता हूं, क्योंकि प्रश्न पत्र काफी लंबा है। देखो, इनमें से कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, देखना। पहला उदाहरण ही देख लो, गृहागत, गृह को आगत, घर को आया, को किसका चिन्ह है, कर्म का, तो उत्तर भी यही हो गया। ठीक है, अब बाकी तीनों का उत्तर भी देख लें। वचन विद्ध, वचन से विद्ध, लिखवाया हुआ उदाहरण, वचन विद्ध, वचन से विद्ध, वचन से विधा हुआ, करण तत्पुरुष। गौशाला, गौओं के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष। और आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें कौन सा हो गया आपका, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, प्रश्न 1 और व्याख्या 4। ठीक है, 1 में 4 है। वो जैसे मार्केट में वो चलता है ना कि 2 खरीदो 2 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, या 1 के साथ 3 फ्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, लेखक द्वय में कौन सा समास है, लेखक द्वय ख है यहाँ, लेखक द्वय में कौन सा समास है, बोलो।
ये तो स्वाभाविक सी बात है, द्विगु होगा। लेखक द्वय, दो लेखक। और द्विगु जब हमने पढ़ा है तो हमने कहा था कि द्विगु की प्राय आप परिभाषा याद करते हो प्रथम पद संख्यावाची, लेकिन द्विगु में उत्तर पद संख्यावाची भी हो सकता है। ठीक, और भी कई चर्चाएं हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से गलत कौन सा है? चौमासा, द्विगु, पाप पुण्य, द्वंद्व, प्रतिघात, तत्पुरुष, लंबोदर, बहुव्रीहि। बताइए। थोड़ा सा चिंतन करना होगा इस प्रश्न में आपको, हल्का सा, बाकी जरूरी नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, प्रतिघात नहीं है, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है, उपसर्ग है, अविभाव होगा। उत्तर तो ये हो गया। अब कईयों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि गुरुदेव चौमासा में तो बहुव्रीहि होता है। जी, चौमासा में रूढ़ अर्थ, चौमासा किसको कहते हैं? चौमासा वर्षा ऋतु को कहते हैं। ये श्रावण भाद्रपद के जो 4 महीने आते हैं, श्रावण से आरंभ हो, ये जो अपना चौमासा, ठीक है, वर्षा ऋतु, वर्षा काल को चौमासा कहते हैं। तो रूढ़ अर्थ की प्रधानता के कारण इस शब्द में बहुव्रीहि ही होगा। लेकिन रचना के दृष्टिकोण से इसमें द्विगु भी है कि जहां संख्यावाची पद है, ठीक है, और बोध हो रहा है कि समूह का द्विगु तो वहां होना ही है। तो यदि द्विगु और बहुव्रीहि में से एक चुनना हो तब तो हम बहुव्रीहि करते, लेकिन इसमें तो बहुव्रीहि है नहीं, सीधा चौमासा में द्विगु लिख रखा है। तो रचना के दृष्टिकोण से चौमासा में द्विगु है। ठीक है, जैसे अनुमति शब्द की थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की। यदि अनुमति शब्द आपको पूछा इसमें कौन सा समास है और विकल्प में बहुव्रीहि न है तो आपको अविभाव करना ही होगा, क्योंकि उपसर्ग से रचना हुई है। ठीक है, तो जब हमें प्राथमिकता देने की बात आए तो प्राथमिकता, यदि कोई दो समास है, एक तो कोई दूसरा और एक बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और बाकी में से चुनना हो तो हमें बहुव्रीहि को ही चुनना होगा। और यह बात मैं एप्लीकेशन की कक्षाओं में, ऑफलाइन कक्षाओं में बहुत बार लंबे व्याख्यान में समझा चुका हूं। क्यों बहुव्रीहि को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि बहुव्रीहि अर्थ प्रधान समास है, बाकी सभी समास रचना प्रधान है। और भाषा की प्रधान प्रवृत्ति अर्थ होता है, न कि रचना। ठीक है, भाषा का उद्देश्य ही एक दूसरे के भावों को, विचारों को प्रकट करना है, तो उसके लिए अर्थ ग्रहण महत्वपूर्ण है, ना कि शाब्दिक संरचना महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुव्रीहि को समासों का राजा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बड़ा सरल प्रश्न है, क्या चिंतन करना। सभ्यता में कोई उपसर्ग नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर कोई सोच ले सह उपसर्ग सभ्यता में कोई उपसर्ग, हमराज में हम, हमराज, हमदम, हमुम्र, हम शक्ल, हमरा है, हमनवा, प्रमाण में प्र और निज में नहीं, सभ्यता में कोई उपसर्ग नहीं है। खैर, आपका उत्तर सबका सही आना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बोलो। नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बोलो 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 बोलो। ये न्यास। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में नी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बोलो 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 बोलो। अब आप इसमें थोड़े से ऐसे चिंतन में दोलायमान कि क्या होगा उत्तर, चिंतन करो। अरे भाई, ये पूछा है निम्न में से किसमें नी का प्रयोग हुआ है? सभी विकल्पों में। तो ऐसे छांटो, निरपराध, निरपराध में निर है तो ये उत्तर नहीं होगा। निरुपाय, निर है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। निरंजन, निर है तो ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न तो ये कह रहा है ना नी किसमें है, तो ये बच गया होगा। न्यास, नी धन आस, नी है, और निदान धन इक, तो निदान में नी है। अरे भाई, नैदानिक शब्द को आप ऐसे ही तो लिखोगे, निदान धन इक, तो निदान में नी तो है। आरंभिक स्वर ई, प्रत्यय जुड़ने पर आई हो गया, नैदानिक। प्रत्यय के अंदर हमने बताया है ना आपको कि आरंभिक स्वर ई ए हो तो आई हो जाता है। जैसे सेना धन इक, सैनिक, दिन धन इक, दैनिक, विधान धन इक, वैधानिक, निसर्ग दिन इक, नैसर्गिक, विवाह दिन इक, वैवाहिक, ऐसे हमने बताया है ना आपको, वेद धन इक, वैदिक। ठीक है, तो नैदानिक में भी नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भगवान, अगला प्रश्न, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है।
इस बार केवल 2 पूछे हैं, वरना अमूमन प्रश्न में ऐसा देते 2 से अधिक ताकि कंफ्यूज हो, लेकिन इस बार 2 पूछे हैं। ध्यान से बताना भैया, ध्यान से बताना। बड़ा सरल है वैसे, मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन, मैं केवल प्रश्न के उत्तर से जुड़े हुए कमेंट ही देख रहा हूं, क्योंकि फिर चर्चाओं का बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए अन्य किसी भी प्रकार के कमेंट को मैं नहीं ले रहा। ऐसा ही कि इस प्रश्न पत्र में, बाकी जब पटवार हो तो छोटा सा होता है, रीट होता है तो छोटा सा होता है, इसमें नहीं ले पाऊंगा मैं। व्याकुल, क्या बात है, धन्यवाद। विधन आकुल, विधन आकुल 2 है, ठीक है। इसमें तो अपराध धनिक, अपराध में अप उपसर्ग, भाई अपराध, इसमें उपसर्ग पूछे तो कौन है, भूलवश आप नहीं, ये आपराधिक शब्द किससे बना है, अपराध धन इक से बना है, तो इसमें आ उपसर्ग नहीं है, भूलवश आ मत कर देना। प्राकृतिक, प्रकृति धन इक, तो इसमें प्र और निरर्थक निर, ठीक है। और व्याकुल में 2 है, ठीक है। कई बार हम ऐसे भूल कर दे, आपराधिक में जी कौन सा आ कर दिया, आ नहीं है भैया, इसमें अपराध धन इक से आपराधिक बना है, ठीक है। ये भाई जैसे मान लीजिए कई बार ऐसी होती है त्रुटि, जैसे मान लीजिए मैंने एक बार एक शब्द दे दिया आपको औपन्यासिक, और इसमें उपसर्ग पूछा, विकल्प में मैंने आपको औ भी दे दिया। अब क्या करें, विद्यार्थी टिक लगा देंगे, क्योंकि औ भी तो चलता तो है उपसर्ग, ये भी प्रयोग में तो लिया जाता है, लेकिन औपन्यासिक शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, उपन्यास धन इक में टूटेगा। तो उपन्यास में उपसर्ग कौन है, उप। दिख औ रहा था, है कौन, उप, इसलिए प्रत्यय की भूमिका आ गई इसमें। इक प्रत्यय जुड़ने से आरंभिक स्वर में परिवर्तन हो गया, जैसा थोड़ी देर पहले नैदानिक में हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, बोलो। बड़ा सरल है, इसमें क्या बोलोगे, कुशल। कुशल तो खुद मूल शब्द है, इसमें कोई वो नहीं, शल शब्द कु उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ। कुमति में है, कुफल में है, और कुपात्र अर्थ निकला, कुशल में कोई नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बोलो। पराकाष्ठा, परा सही है, पराकाष्ठा में परा है। अवाप्ति, अवधन आपति सही है। 49 उन सही है। समग्र, समग्र में सम होगा, समग्र में सम होगा, समधन अग्र तो समग्र होगा, ठीक है। मैं हलंत ए मिला, समग्र हो गया, ठीक है। तो इसमें से नहीं, सम होगा, तो उत्तर कौन हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न पढ़ो, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग है, तत्सम शब्द है और हिंदी के प्रत्यय से बना है, बोलो। मतलब जिसमें प्रत्यय जुड़ा है, और कौन सा प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय नहीं, हिंदी का प्रत्यय जुड़ा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आराम से चिंतन कीजिए, है ना। मैं उत्तर वक्त दे रहा हूं आपको। निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है और मूल शब्द तत्सम है और प्रत्यय वो हिंदी का है। तो एक में 3 पूछ लिया, ठीक है। हाथों हाथ में तो कोई प्रत्यय है नहीं, यहाँ ओ प्रत्यय है, खैर हाथ कोई तत्सम शब्द नहीं है। दार्शनिक में दर्शन धन इक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। पाश्चात्य, पश्चात धनी कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कुरीतियों, ये उत्तर होगा। कुरीतियों में कु उपसर्ग है, रीति तत्सम शब्द है और ये प्रत्यय हिंदी का है, तो कुरीतियों इसका उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, क्या कमेंट सेक्शन, हाँ ठीक है, आगे बढ़ता हूँ वरना चर्चाएं लंबी हो जाएगी। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, बोलो। बड़ा सरल है रे मेरे प्रभु, इसमें कहाँ चिंतन करने की जरूरत है। मीन में यहाँ दीर्घ ई दे रखा है, अब इसमें प्रत्यय है या नहीं है ये सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो केवल इन ढूंढना, इन तीनों में इन है और इसमें इन नहीं है तो नहीं है, उत्तर क्या होगा। मीन किसको कहते हैं, मछली को, है किसको कहते हैं, मछली को। 21 नंबर, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। भाई 4 शब्द दे रखे हैं, इन चारों में से प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, बोलो बोलो बोलो, प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ, बोलो मेरे प्रभु, बोलो 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 बोलो। चलन, चलन, चलन में प्रत्यय का प्रयोग, विवाद में कोई प्रत्यय नहीं, कोशिका में कोई प्रत्यय नहीं और दान में कोई प्रत्यय नहीं। चलन, पठन, लेखन, दर्शन, ठीक है, इनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सरल प्रश्न था। देखो खिवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कक्षा में मैंने चर्चा की है, इसकी विशेष चर्चा की है इसकी, और इसके उदाहरण लिखवाए हैं। चर्चा क्या थी, मैं आपके उत्तर आप सोच लो।
खिवैया में कई लोग और कई पुस्तकें वैया प्रत्यय देती हैं, लिखा हुआ था वैया, ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा था वैया नाम का कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसमें अय्या प्रत्यय होगा, अय्या, दो मात्रा ना, अय्या प्रत्यय होगा। खिवैया, गवैया, ठीक है ना, लड़ैया, इनमें सब में कौन सा प्रत्यय माना जाता है? अय्या प्रत्यय। वैया नामक कोई प्रत्यय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? 4 मुहावरे दे रखे हैं, इन मुहावरों में किसका अर्थ सही नहीं है? मतलब 3 मुहावरे सही हैं और 1 मुहावरा गलत है। पेट में दाढ़ी होना पेट में दाढ़ी होना लड़कपन में बहुत चतुर होना, बाल की खाल निकालना, बहुत मेहनत करना, बछिया का ताऊ होना, महामूर्ख होना और रंगा शियार होना, धोखेबाज होना, इसमें से कौन सा गलत है? हाँ, अरे मैं कटवा लूंगा, ये आपके लगातार हर कक्षा के अंदर 1-2 तो कही जाता है। अभी लॉकडाउन ओपन हो रहा है, अभी घर वाले वैसे यहाँ भेजने में कितनी वो मिन्नतें करनी पड़ती है, सुबह सुबह आते हैं, वरना अभी नहीं, भाई समझते हो आप, सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। तो ये मैं तो संस्थान को धन्यवाद, मैं पहली कक्षा में कह रहा था कि टीम कलाम प्रबंधन, आप घर बैठे हो, लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में घर वालों के आक्षेप सह करके, उनकी नाराजगी झेल करके भी पूरी टीम यहाँ आ रही है, कार्यरत है। वो केवल इसीलिए तो है कि आप घर बैठ करके अपने अध्ययन को बदस्तूर जारी रख पाएं। इसलिए मैं कहता हूँ अधिकाधिक यहाँ उपस्थित रह करके इसका लाभ उठाया करो, ठीक है, क्योंकि जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कोई आपके हित के साथ खड़ा है, आपका हित चिंतन कर रहा है कोई संस्थान, ठीक है, तो आपका दायित्व अधिक बढ़ जाता है। आपको तो घर बैठकर पढ़ना ही तो है प्रभु, है। आइए, बचिया का ताऊ होना, महामूर्ख होना, ये तो सही बात है। रंगा शियार होना, धोखेबाज होना, ये भी सही बात है। और पेट में दाढ़ी, मन लड़कपन में बहुत चतुर होना, ये भी सही बात है। ये जो है ना, ये गलत है। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना का मतलब क्या? बहुत ज्यादा चिंतन, बहुत मीनमेख निकालना, छिद्रान्वेषण करना, बहुत ज्यादा खोजबीन करना। बाल की खाल का मतलब तो यही होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खैर, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? फिर वैसा ही प्रश्न, नहीं वालों को तो अंडरलाइन कर लो यार। 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। अब बोलो कौन सा होगा? देखो, समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना, ये तो सही लग रहा है ये तो सही है। और कहते हैं अरे यार तूने ये क्या कर दिया, अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे क्या तेरे, ठीक है। हाँ, लॉकडाउन में घर बैठा रहा, पढ़ाई नहीं की, रीट होगी नहीं, ऐसा ही होगी नहीं, ऐसे तुमने कैसे सोच लिया, अक्ल पे तेरे पत्थर पड़ गए थे क्या, अक्ल मारी गई थी क्या, ठीक है। तो हाँ, समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना, सिर आंखों पर रखना, सादर आज्ञा मानना, सांप छचुंदर की गति होना, बहुत तेज दौड़ना, ठीक है, और हवाई किले बनाना, थोथी कल्पना करना। चिंतन कीजिए और उत्तर दीजिए क्या होगा, कौन सा इनमें से गलत कौन सा है। मैं इस बार आपका इंतजार कर रहा हूं भैया, आपको वक्त दे रहा हूं पूरा उत्तर को तक जाने का। बताइए क्या होगा, क्या होगा मेरे प्रभु, क्या होगा? समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना, सिर आंखों पर रखना, सादर आज्ञा मानना, सांप छचुंदर की गति होना, बहुत तेज दौड़ना। सोचो, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, तुरंत बताओ मुझे। तुरंत बताओ मुझे, बोलो क्या होगा, क्या होगा? कई सही उत्तर दे रहे हैं, कई गलत दे रहे हैं, ऐसा ना करो। तभी मैं कहता हूं ये चीजें सरल प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं है, पढ़ा करो। इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि सी गलत है। गलत ही तो पूछा था, तो उत्तर सांप छछुंदर की गति होना मतलब मुश्किल में होना, दुविधा में होना, अनिर्णय की स्थिति, दुविधा में होना, इसका उत्तर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? बोलो। हथेली पर सरसों जमाना, जल्दबाजी करना, ये टाइपिंग मिस्टेक, जल्दबाजी करना, हथेली पर सरसों उगाना, जल्दबाजी करना, हाँ? गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, टेढ़ी खीर होना, कठिन काम, और तिलांजलि देना, पुण्य करना, इसमें कौन सा होगा? बोलो, इसमें कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा तिलांजलि देना। तिलांजलि देना मतलब अर्पण करना, ठीक है? जैसे भाई उसने तो उस काम को छोड़ दिया, त्याग दिया, तिलांजलि देना। और तिलांजलि देना श्राद्ध संस्कार करने के अर्थ में भी, पुण्य करने के अर्थ, ठीक है? हथेली पर सरसों, जैसे कई बार कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कल 500 पर यही बच्चे याद होने चाहिए। गुरुजी क्या कर रहे हो? हथेली पे सरसों थोड़ी ना उगेगी। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते आप, मुझे गुरुजी को चिल्लाते हुए 2 वर्ष हो गए, याद कर लो, ठीक है? गुड़ गोबर करना, अरे यार ये कौन आया है बेशरम, पूरे करे कराए का गुड़ गोबर कर दिया, पूरा काम बिगाड़ दिया, ठीक है? टेढ़ी खीर होना, और उसको समझाना टेढ़ी खीर कठिन काम है। ऐसे वाक्यों में प्रयोग करके आप इनको स्मरण रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोथा या सारहीन किस मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है? थोथा या सारहीन, जो थोथा है जिसमें कोई सार नहीं है, इसमें हल्का सा आप उत्तर में कंफ्यूज होगे, इसलिए चिंतन कर ही लो आप। इसमें चिंतन कर ही लो, थोथा या सारहीन इसका क्या होगा? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप कि क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। और जो मैं सोच रहा हूं वो आप कर बैठे, कुछ लोगों ने त्रुटि कर दी है। देखो, थोता चना बाजे घना इसका नहीं होगा। थोता चना बाजे घना अलग होता है। क्या भाई, झूठाई प्रदर्शन कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा दिखावा हो रहा है, उस भावार्थ में लिया जाता। भावार्थ पूछा, यहाँ शब्दार्थ नहीं पूछा। ढोल में पोल होना, ये है सारहीन। सारहीन भावार्थ किसका होगा? ढोल में पोल होना। थू थू करना क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति गलत काम कर दे तो उसकी निंदा जो कर रहे हैं, थू थू की है यार उसका, ठीक है? तिल का ताड़ बढ़ाना, छोटी बड़ी बात, छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके जो है ना, बेवजह की समस्या को बढ़ा देना, तिल का ताड़ बना दिया जी, ऐसे इस प्रकार। तो मैं तो ये और कहता हूं, इनके एक्चुअली शब्दों को याद करने के बजाय इनको वाक्यों में प्रयोग करके देख ले, फिर वो स्थायी हो जाएंगे। अरे यार, हम राजस्थानी लोग हैं, राजस्थान के अंदर जो हमारी देश भाषा है, हमारी जो लोक भाषा है, हमारी जो मायड़ भाषा है, उसके मिठास का कारण ये तमाम लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, प्रयोग में आते हैं ये सब के सब हैं। ये भाषा के व्यंजनात्मक स्वरूप को प्रकट। खैर देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं मेरे घर जा रहा हूं, मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, साहब ने बोला तो मैं ने हंस दिया, उनका एक एक शब्द अमूल्य था। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? बोलो भैया, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं चिंतन के लिए आपको वक्त दे रहा हूं, चिंतन के लिए वक्त दूंगा मैं इनमें हल्का सा, क्योंकि इनमें जल्दी डिसीजन नहीं हो पाता। बताइए, गिव मी आंसर। मैं मेरे घर जा रहा हूं, अरे मैं अपने घर जा रहा हूं, सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, यहां अनेकों नहीं अनेक आएगा, अनेक मानी भी एक से अधिक हो, तो फिर अनेकों क्या हुआ? और साहब ने बोला तो मैं हंस दिया, मैंने नहीं। तो इसका शुद्ध क्या होगा? उनका एक एक शब्द अमूल्य था। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं, सही, वाह वाह, धन्यवाद। आगे बढ़ते, ये लंबा हो जाता है ये ऐसा ही वाला सेशन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बोलो। यह स्मारक संगमरमर से निर्मित है, 5 बजने में 10 मिनट है, 5 बजने में 8 मिनट है, इन हालातों में चुनाव संभव नहीं है। ठीक है, और उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, तो उस अशुद्ध की हमें पहचान करनी है। बोलो क्या होगा? यह स्मारक संगमरमर से निर्मित है, 5 बजने में 8 मिनट है, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। ये तीनों सही है, यह गलत है। इन हालात में, इस हालात में चुनाव संभव नहीं है, या चुनाव कराना संभव नहीं है, हालातों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं,
वह उसका चश्मा भूल गया, प्राय सभी लोग दुखी हैं। बताइए इसमें शुद्ध कौन सा होगा? बड़ा सरल है, इसमें तो पहली दृष्टि से ही शुद्ध शुद्ध का निर्णय हो जाएगा इसमें तो। बोलो क्या होगा? अरे हमारे प्रांत के लोग मेहनती, ये शुद्ध होगा। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, ये वाक्य गलत है, क्योंकि वार आ गया तो दिन लिखने की क्या जरूरत है? मैं मंगल के दिन व्रत रखता हूं, या तो ये लिखो, या मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, ये लिखो। वार भी आ गया, दिन भी आ गया, अनावश्यक शब्द है, एक ही अर्थ देने वाले दो शब्द, एक को हटाओ। और वह उसका चश्मा भूल, वह अपना चश्मा, सर्वनाम संबंधी त्रुटि। और प्राय सभी दुखी हैं, प्राय लोग दुखी हैं, प्राय सब लोग दुखी हैं, प्राय सब लोग दुखी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखना अगला प्रश्न, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, यह अर्थ किस लोकोक्ति में होगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा, ये तो मैं कई बार कक्षा में बोला करता हूं। बोलो, अयोग्य व्यक्ति द्वारा कोई स्तरीय वस्तु का उपयोग, यह अर्थ किस लोकोक्ति में होगा? लिखे ईसा पढ़े मूसा, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, छचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसमें तो सीधा सीधा उत्तर पता चला, छचुंदर के सिर चमेली का तेल। चमेली का तेल तो बड़ी महंगी चीज है। अपन मंगलवार के दिन बजरंग बली को जो सिंदूर में अर्पित करते, उसमें चमेली का तेल मिलाते हैं, खुशबूदार होता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो वो अग्रगण्य है, इसलिए उनको अर्पित करते हैं। और यहाँ भाई कोई, जैसे मान लीजिए कोई अयोग्य व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, और उसको कोई बड़ा पद मिल जाए, ठीक है, तो अरे यार अब इसकी तो बातें ही है, अब तो छचुंदर के सिर चमेली का तेल, ऐसा प्रयोग करते हैं ना अपन। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ गलत है, सुसंगत नहीं है? अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यू की मात्रा गलत लग। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, घाट घाट का पानी पीना, मन की मन में रह जाना, और टके की चढ़ाई, और 9 टका विदाई। बताइए कौन सी लोकोक्ति का अर्थ गलत है? चिंतन कर लीजिए। टके की चढ़ाई, 9 टका विदाई, लाभ से ज्यादा खर्च करना सही, मन की मन में रह जाना, इच्छा पूरी न होना, घाट घाट का, कई लोग कहते हैं ना, अरे मुझे सामान्य मत समझो, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, बहुत अनुभवी होना, ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, बहुत अनुभवी होना, ठीक है। और अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब कोई सामान्य तो वस्तु है, ठीक है। ये शब्द जो प्रयोग हुआ है, आपने देखा होगा अपने राजस्थानी भाषा का एक शब्द चलता टाटी, आपने देखा होगा झोपड़ी जो होती है, झोपड़ी वगैरह, उसके अंदर अपन अपने यहाँ तो प्राय क्या होता है, शहतूत की लकड़ियों से वो बनाते हैं ना, उसका गेट बनाते हैं, ठीक है, जिसको देसी भाषा में झाटी भी बोलते हैं और टाटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हिंदी शब्द है ये। तो अरहर की टट्टी, तो मतलब वो सामान्य लकड़ियों से बनी हुई तो वो है, ठीक है, और उस पर गुजरात से ला करके ताला लगाया, मतलब ये गलत प्रयोग हो गया ये। तो इसका उत्तर ये होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक भी रही है इस प्रश्न में, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। मूल प्रश्न में ये क्या था कि सामान्य चीज को भावार्थ सुसंगत नहीं है, उत्तर यही होगा, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खैर समझ तो लिया अपन ने, कोई नहीं। इमली के पात पर दंड पेलना, इमली के पात पर, इमली के पत्ते पर दंड, वो जो लगाते हैं ना आप दंड बैठक, क्या बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताइए। सीमित साधनों से बड़ा करने का प्रयास करना। भाई साधन तो सीमित है और कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति। और वैसे मैं एक चीज और बताऊं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिनके साधन सीमित होते हैं वही असीमित संभावनाओं का मार्ग तलाशते हैं। जिनको बचपन से सहजता के साथ साधन उपलब्ध हो जाते हैं, वो उन साधनों की कीमत कम ही लोग समझ पाते हैं। वो अपने एक कहावत और समझाऊं मैं आपको, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होना, मतलब जो जिसने बहुत ऐश्वर्य में जन्म लिया है, बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म लिया है, जिसने बहुत अच्छी परिस्थितियों में जिसका लालन पालन हुआ है, जिसने कभी अभाव को देखा ही नहीं,
जिसने कभी अभाव को नहीं देखा, वो फिर जो है ना संसाधनों की कीमत नहीं जानता। जिसने क्षुधा को जिया है वही तृप्ति का आनंद जानता है। जिसने धूप को सहा है वही छाया के सुकून को जानता है। ठीक है, खैर इमली के पात पर दंड पेलना मानी सीमित साधनों से बड़ा करने का प्रयास करना। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। मुझे फूलों की एक माला चाहिए, सब लोग अपनी अपनी राय दें। दरअसल में यह सौदा ही नहीं होना चाहिए था। आपको इस विषय का अच्छा ज्ञान है। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, किस वाक्य में त्रुटि हुई है, बताइए। और याद कीजिए, जब मैंने शुद्धवर्तनी का अभ्यास करवाया है उपसर्ग संबंधी, तो मैंने ये उदाहरण लिखवाया था, याद कीजिए। ये मैंने बताया था कि दर उपसर्ग का अर्थ में होता है, तो या तो लिखो असल में और या लिखो दर असल। दोनों का अर्थ तो समान ही हो गए ना। इसको यूं समझ लीजिए, सविनय और विनय पूर्वक। अब विनय पूर्वक के आगे कोई सह जोड़े तो औचित्य है क्या? नहीं है। वैसा ही यहाँ, तो दरअसल यह सौदा ही नहीं होना चाहिए था, ये में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, राम ने श्याम को धन दिया। राम ने श्याम को धन दिया, इस वाक्य में गौण कर्म कौन सा है? पिछले एसआई पेपर एनालिसिस में मैंने बताया था दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म और एक गौण कर्म। ठीक है, और मैंने कहा था हमेशा जब कर्म आते हैं वाक्य के अंदर, प्राय तो मैंने एक निष्कर्ष दिया था, पहले सजीव कर्म आता है फिर निर्जीव कर्म आता है। तो पहले गौण कर्म आता है और फिर प्रधान कर्म आता है। मैंने ये भी कहा था को का प्रयोग हमेशा सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। मैंने यह भी कहा था प्रधान कर्म हमेशा क्रिया के साथ आता है। तो इसमें गौण कर्म कौन हो गया? श्याम। कौन हो गया? श्याम। और हाँ, और यदि रीट वाले विद्यार्थी सुन रहे हैं तो संस्कृत में कारक पढ़ते समय, कर्म कारक पढ़ते समय आप ये चीजें पढ़ते हैं, प्रधान कर्म और गौण कर्म। जो सूत्र आता है ना, अकथितंच, 16 धातुएं आती हैं, दुह याच पच दंड रुद्र प्रच चीजी ब्रू शास मत मुष कृष्णी रीव आती है ना, वहां आप ये देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहन का घर अच्छा है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये बड़ा सरल है और सामने दिख रहा का के की, का के की, तो कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, मोहन का घर अच्छा है, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, और मैंने आपको यह, जैसे वाक्य शुद्धि में यदि इसको ये कहे ना, यह घर मोहन का है, तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये जल्दी से अपन ये प्रश्न कंप्लीट करें, फिर अगला लाइव सेशन आरंभ होने वाला है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसमें कौन सा कारक है? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, तो इसमें संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। मैं थोड़ा सा, मुझे फास्ट लेना पड़ेगा अब। कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसमें संप्रदान होता है। ठीक है, जैसे वह बच्चे के लिए खिलौने लाया, तो बच्चे में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़े सरल। प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं? मतलब प्रश्न की भाषा को समझिए कि प्राणियों के समूह का बोध कराने वाले शब्द कौन से लिंग में आते हैं? तो वो तो दोनों लिंग में आते हैं। भाई, स्त्रियों के समुदाय का बोध स्त्रीलिंगवाची शब्द करवाएंगे और पुरुषों के समुदाय का बोध पुल्लिंगवाची शब्द करवाएंगे। अगला देखिए, नेत्र शब्द कैसा है? नेत्र शब्द किस लिंग में आता है? तो नेत्र शब्द पुल्लिंग शब्द है। नेत्र, नयन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कोई व्याख्या वाली चीजें हैं नहीं, अब जो प्रश्न बचे हैं उनमें। क्षण, क्षण शब्द कैसा है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? 2 क्षण रुकिएगा। ठीक है, कुछ क्षण रुकिएगा, तो ये पुल्लिंग शब्द है, क्षण। आगे बढ़ते हैं, आप तुरंत अपने मन में उत्तर का चिंतन करते जाइए। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य छांटिए, कर्मवाच्य का। ठीक है, पिछले लाइव सेशन के अंदर जो ऐसा ही सेशन था उसमें वाच्य की हमने काफी चर्चा की थी। तो मैंने कहा था, पुनः याद दिला दूं, कर्ता का लिंग बदलने से क्रिया बदले तो कर्तृवाच्य, कर्म का लिंग बदलने से क्रिया बदले तो कर्मवाच्य, दोनों बदलो फिर भी कुछ नहीं बदले तो भाववाच्य। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखें क्या दे रहे हो आप लोग, क्या बात, एकदम सही उत्तर दे रहे हैं कुछ विद्यार्थी। बी,
उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसमें कर्मवाच्य है। ठीक है भाई, आप इसको कर्ता बदल के देखो, मेरा दादा रोज घूमने जाता है। ठीक है, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? ठीक है, स्त्रीलिंगवाची। जैसे महिलाएं फसल काट रही है, कर्ता बदलते ही क्रिया बदली तो कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? पिछली बार भी ऐसी कुछ चर्चा हुई थी। या तो इसको सबसे सुंदर लिखो या सुंदरतम लिखो, विशेषण की उत्तम अवस्था है। तो इसमें त्रुटि कौन सी हो गई है? विशेषण संबंधी त्रुटि हो गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है। मतलब 3 वाक्यों में कर्तृवाच्य है और एक में नहीं है। तो किसमें नहीं है हम देखते हैं। सीता पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य है। रमा सितार बजाती है, राम सितार बजाता है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखती, कर्तृवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है और पत्र पढ़ा जाता है, ये कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पुस्तक कर्ता नहीं है, यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म है। समझे? अब बढ़ते हैं आगे। देखना, व्याकरण में वचन का अर्थ क्या है भाई? एक वचन, बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में द्विवचन। तो वचन मानी क्या होता? संख्या। वचन मानी क्या होता है? संख्या। बड़ा सरल सा प्रश्न है। ठीक है, इधर देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का, जहां कर्म बदलने पर क्रिया बदले। जैसे हम देखते हैं, रमेश नहाया, रमा नहाई, कर्तृवाच्य। लोग बकते हैं, लुगाइयां बकती हैं, ऐसे वाक्य बना लो। ठीक है, कर्तृवाच्य। मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ती, तो ये तो तीनों कर्तृवाच्य के उदाहरण है। तो उत्तर बच गया ए। मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, मुझसे कविता पढ़ी नहीं जाती। तो जैसे ही कर्म बदला, कौन बदल गई? क्रिया बदल गई। तो उत्तर क्या आ गया? ए। अगला प्रश्न, ठीक है, इकोनॉमी। अब कुछ भी समझाने वाला नहीं है, 2 या 3 मिनट हम आपकी ओर लेंगे और कंप्लीट हो रहा है। ये तो सीधे सीधे अंग्रेजी वाले प्रश्न है। अब रीट वाले विद्यार्थी जा सकते हैं, उनके पाठ्यक्रम में नहीं है। पटवार वाले तो जुड़े रहे, उनके पाठ्यक्रम में है, और एसआई वालों को तो रहना ही है। इकोनॉमी का पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसमें इकोनॉमी शब्द निम्न में से किस अर्थ में प्रचलित नहीं होता? इकोनॉमी शब्द राजकोष शब्द के लिए प्रचलित नहीं होता, बाकी तीनों के लिए प्रचलित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो मैं तुरंत बता दूं आपको, अब ये तो याद करने का विषय। इम्पोस्ट सही नहीं है। इम्पोस्ट शब्द कर के लिए चलता, कर जो टैक्स चलता है उसके लिए चलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही है? सही कौन सा है? सही कौन सा है बताइए? सही कौन सा है? तो यही है, मॉर्टगेज, गिरवी। ये सही है, क्योंकि जो मिनट्स शब्द होता है इसका अर्थ तो होता है जो विवरण होता है ना, विवरण या कार्यव्रत, ऐसा कुछ होता है। इंटीग्रिटी का अर्थ ईमानदारी, सत्यनिष्ठा ये होता है, और लाइबिलिटी का मतलब तो आप समझते उत्तरदायित्व होता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, डेप्यूटेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? देखो, डेप्यूटेशन शब्द का प्राय समाज में एक अर्थ जो अधिक हम जानते हैं वो है प्रतिनियुक्ति। एक के बदले दूसरे की नियुक्ति की जाए, उसको डेप्यूटेशन कहते हैं। लेकिन ये जो शिष्टमंडल शब्द है ना, ये भी डेप्यूटेशन के अर्थ में चलता है। और हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इसमें सर्विलांस शब्द सही नहीं है। सर्विलांस, सर्विलांस आप कई बार देखते होंगे, अखबार में पढ़ते हैं कि अपराधियों के फोन कॉल्स सर्विलांस पे रखे गए हैं, मतलब उन पे निगरानी रखी जा रही है। तो सर्विलांस शब्द का अर्थ क्या होता है? निगरानी, ना कि उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही है? सही कौन सा है ये पूछा गया है यहाँ। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, म्यूटेशन, म्यूटेशन मानी तो बदलाव होता है। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मानी समर्थन। वैल्यूएशन मानी मूल्यांकन, मूल्य की गणना करना। तो इसमें सही केवल ए है। इसी के साथ
आज की इस कक्षा को हम क्या देते हैं, विराम। अगले 50 प्रश्न अगले खंड में देखेंगे। और मैं रीठ और पटवार वाले विद्यार्थी, एसआई वाले तो रहेंगे, उनको फिर बार बार मैं स्मरण दिला रहा हूँ, आपको भी उपस्थित रहना है। आपने देखा होगा संधि के 10 प्रश्न, समास के 10 प्रश्न, शब्द शुद्धि के 10, कितने कितने प्रश्न, और एक ही में 4-4, ठीक है। तो व्याकरण के हर खंड से, तो मूल्यांकन का एक गुण होता है ना, व्यापकता, वो इस प्रश्न पत्र में निहित होता है। खैर, आप आज मैंने आपके कमेंट्स पे अधिक ध्यान नहीं दिया, समय पे इसको कंप्लीट करना होता, फिर भी 1 घंटे का सेशन हो गया। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित अध्ययनरत रहिए, ठीक है। और कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे अगले 50 प्रश्नों के साथ। आप सबकी उपस्थिति रहेगी ऐसी आशा। ओके, जय हिंद।